नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन और आज हम उस शख्स की पूरी कहानी जानने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को हिलाकर रख दिया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. 11 सितंबर 2001 की सुबह थी। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 ने बॉस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस, जो सुबह 9 बजे पहुंचने वाला है। फ्लाइट में कुल 92 लोग थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर। लेकिन उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद इस फ्लाइट का माहौल बदल जाता है। 81 पैसेंजर में से 5 लोग हिजाइकर्स थे। जैसे ही ये हिजाइकर्स उठे, प्लेन में खौफ और डर का माहौल बन जाता है। उन्होंने पैसेंजर को काबू में किया और जबरदस्ती कॉकपिट में घुस जाते हैं। इनमें से एक था मोहम्मद अट्टा, जो एक पायलट था। मोहम्मद अट्टा ने प्लेन की कमान अपने हाथ में ले ली और उसने प्लेन को सीधे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर मोड़ दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक ऐसी बिल्डिंग थी जो न्यूयॉर्क की पहचान थी। ये उस टाइम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी मानी जाती थी। फिर वो भयानक पल आया सुबह के 8:56 पर, जब हाईजैकर्स ने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोगों में डर और दहशत फैल जाती है। उसी समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में विजिट करने जा रहे थे। उन्हें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ से इस हमले की खबर मिलती है, पर प्रेसिडेंट बुश को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। जॉर्ज बुश ने सोचा कि पायलट को दिल का दौरा पड़ा होगा और इसी वजह से प्लेन बिल्डिंग में घुस गया होगा। Thought it was a light aircraft, and my reaction was, man, either the weather was bad or something extraordinary happened to the pilot. परंतु सिर्फ 17 मिनट बाद एक और चौंकाने वाली खबर आती है। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 भी हाईजैक हो गई थी। 5 आतंकवादियों ने प्लेन पर कब्जा कर लिया था और प्लेन को नियंत्रित किया और फिर साउथ टावर की ओर बढ़ते हुए उसे भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर में टकरा देते हैं। अब यह साफ हो गया था कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश दूसरी क्लास के बच्चों के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। इस एक्सरसाइज का नाम था द पेट गोट। तभी अचानक प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड क्लासरूम में दाखिल होते हैं। वो प्रेसिडेंट के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, अमेरिका पर हमला हो चुका है। लेकिन जॉर्ज बुश अगले 7 मिनट तक बच्चों के साथ उसी एक्सरसाइज में शामिल रहते हैं। वो बच्चों से बातचीत करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और बच्चों की तारीफ करते हैं। लेकिन इन 7 मिनटों में जो कुछ हुआ वो बेहद अहम था। इन 7 मिनटों के भीतर दुनिया को पता चल चुका था कि 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा चुके हैं और इन घटनाओं के कुछ ही मिनटों बाद ये खबर भी आ गई कि 2 और प्लेन्स को हाईजैक कर लिया गया है और उनका नया टारगेट था वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और उसके बाहरी इलाके में स्थित अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन है। दोस्तों, पेंटागन भी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, लेकिन 11 सितंबर 2001 की उस काली सुबह हाईजैकर ने फ्लाइट 77 को पेंटागन की तरफ मोड़ दिया और फिर फ्लाइट 77 को पेंटागन की इमारत में क्रैश कर दिया गया। 184 people lost their lives at that location after hijackers took control of American Airlines Flight 77 and crashed it into the Pentagon on September 11th. सुबह 9 बजे पेंटागन में तीसरा हमला हुआ। फ्लाइट 77 की टक्कर से पेंटागन का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। वहीं 10 बजे साउथ टावर में हुए प्लेन क्रैश के कारण पूरी बिल्डिंग में आग फैल चुकी थी। आग और टक्कर की वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर पड़ चुकी था और इसी समय पूरा का पूरा साउथ टावर जमीन पर आ गिरा। इस दौरान सभी की नजरें चौथे हाईजैक किए गए प्लेन पर टिकी थीं। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93, चौथा प्लेन जिसे हाईजैक किया गया था। लोगों के मन में यह डर बन चुका था कि हाईजैकर इस प्लेन को अब कहां गिराएंगे। ऐसा शक था कि चौथे प्लेन का निशाना व्हाइट हाउस हो सकता था या फिर यूएस कैपिटल। दोस्तों, व्हाइट हाउस अमेरिका के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूएस कैपिटल बिल्डिंग यूएस फेडरल सरकार का लेजिस्लेटिव सेंटर है।
ये दोनों ही स्थान अमेरिका के दिल की धड़कन हैं। इसलिए ये माना जा रहा था कि चौथे प्लेन का निशाना या तो व्हाइट हाउस होगा या फिर कैपिटल हिल की बिल्डिंग। दूसरी ओर उस प्लेन में बैठे कुछ लोगों ने प्लेन हाईजैक होने पर अपने फोन ऑन कर दिए थे। उन्हें अपने परिवारों से कॉल आने लगे। परिवार वालों ने उन्हें बताया कि अमेरिका में क्या हो रहा है, कि 3 प्लेन को क्रैश कर दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग गिर चुकी है। जल्द ही प्लेन में बैठे पैसेंजर को एहसास हो गया कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और जैसे अन्य प्लेन को क्रैश किया गया था, वैसे ही उनका प्लेन भी जल्द ही क्रैश हो सकता है। उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। वे या तो चुपचाप बैठकर देख सकते थे कि हाईजैकर उनके प्लेन को भी क्रैश कर दें, या फिर वे हिम्मत दिखा सकते थे और हाईजैकर का मुकाबला कर सकते थे। और दोस्तों, इन लोगों ने वो हिम्मत दिखाई। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 में बैठे आम लोगों ने हाईजैकर का मुकाबला करने की ठानी। पैसेंजर ने पूरी ताकत से मुकाबला किया और अंत में प्लेन एक खाली फार्म में क्रैश लैंड हो गया। In the opening moments of the passenger fight back, the terrorists lose altitude. एक सुनसान खेत में एक बात निश्चित है कि इन पैसेंजर की बहादुरी की वजह से कई जानें बच गईं। जब तक ये खौफनाक सुबह अमेरिका के लिए दोपहर में बदली, ये साफ हो चुका था कि इन हमलों में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे और 6000 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। कई पेंटागन में मारे गए, कई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और इस हमले के पीछे आतंकवादी संगठन अल-कायदा का हाथ था। लेकिन 9 नवंबर के इस हमले के कुछ ही दिनों बाद ओसामा बिन लादेन ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि इस हमले के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उसने किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। लेकिन इस घटना के लगभग 3 साल बाद 2004 के अमेरिकी चुनावों के दौरान ओसामा बिन लादेन की एक पब्लिक टेप रिकॉर्डर सामने आता है, जहां वह इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। Acts that are extremely unjust, hideous and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine. ओसामा ने इसे सही ठहराने की कोशिश की, कहते हुए कि अल-कायदा के पास इस हमले को अंजाम देने के कई कारण थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंटरफेरेंस, अमेरिका का इजराइल का साथ, मुसलमानों के खिलाफ रूस के अपराधों में साथ, इराक पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध और सऊदी अरब के साथ अमेरिकी सहयोग। ओसामा ने कई कारण गिनाए, कहकर कि इसीलिए उन्होंने अमेरिका पर हमला किया, कि वे दरअसल अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ओबामा ने एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। यह कोई आम ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक मिशन था जिसका लक्ष्य था ओसामा बिन लादेन का अंत। और इस ऑपरेशन के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए गए थे। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। अब कहानी शुरू होती है उस मौत के सौदागर का पीछा करने की। 2011 की बात है। रात के 10:30 बजे का समय था। अफगानिस्तान के जलालाबाद में स्थित अमेरिकन बेस पर एक मिशन की तैयारियां अपने चरम पर थीं। 4 हेलीकॉप्टर ईंधन भरने के लिए तैयार खड़ी थे। इनमें से 2 चिनूक और 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर थे। प्लान यह था कि दोनों ब्लैक हॉक्स एबटाबाद की ओर ईंधन भरेंगे, जबकि चिनूक हेलीकॉप्टर को बैकअप के लिए वहीं बेस पर स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। देर रात ये दोनों ब्लैक हॉक्स बिना किसी हलचल के जलालाबाद से पाकिस्तान की ओर रवाना हो गए। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान एक सवाल सबके जहन में उभरता है। आखिर कैसे हो सकता है कि 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो रहे हैं, एबटाबाद की ओर बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तानियों को इसकी भनक तक नहीं लग रही है? क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के रडार्स इन हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं? चलो अब इस ऑपरेशन की बारीकियों को समझते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों ब्लैक हॉक्स कैसे बिना किसी रुकावट के इस मिशन को अंजाम दे पाए, तो इसका जवाब है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये हेलीकॉप्टर इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि न तो इनकी आवाज डिटेक्ट हो और न ही ये रडार में दिखाई दें। दरअसल इन हेलीकॉप्टर के ऊपर खास तरह का हेवी फैब्रिक लगाया गया था, जिससे इनकी रडार और इंफ्रारेड विजिबिलिटी लगभग न के बराबर हो गई थी। अब रात के करीब 1 बजे थे। दोनों हेलीकॉप्टर बिना किसी आहट के एबटाबाद पहुंच चुके थे, ओसामा बिन लादेन के ठिकाने तक। उसका बंगला पाकिस्तान की मिलिट्री बेस से बस 1 किलोमीटर के फासले पर था। पाकिस्तान का ओसामा बिन लादेन को छुपाने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। ओसामा के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी थी।
अब सोचने वाली बात यह है कि एक खतरनाक आतंकवादी जो पाकिस्तान की मिलिट्री के इतने करीब रह रहा था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर यह जानबूझकर किया गया और पाकिस्तान ने ही उसे दुनिया से छुपा कर रखा था। उसके घर के आसपास कोई और मकान नहीं था, सब कुछ सुनसान। ओसामा इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता था और उसके घर के आगे केवल 2 एंट्रेंस गेट थे। सामने से एक रास्ता और लेफ्ट साइड में खाली पड़ा कंपाउंड जहां सिर्फ कचरा जलाया जाता था। एक और गेट के पार पार्किंग और गेस्ट हाउस के बाद ही आप मेन बिल्डिंग तक पहुंच सकते थे। एक ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर ओसामा के घर के टावर पर लैंड करता है। इसमें कुल 12 सोल्जर्स थे और दूसरे हेलीकॉप्टर में भी 12 सोल्जर्स थे, यानी कुल 24 कमांडोज की टीम को इस मिशन के लिए भेजा गया था। जब हेलीकॉप्टर ने ओसामा के कमरे की छत पर लैंड किया तब उसका काम खत्म हुआ। इसके बाद हेलीकॉप्टर अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौट जाता है, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर कुछ ऐसा अनुभव करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब वो तेज हवा के कारण अपना संतुलन खो देता है और क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर का जमीन से टकराना इतना घातक हो सकता था कि अंदर मौजूद सोल्जर की जान पर बन आती, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें सवार सभी सोल्जर्स सुरक्षित रहते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बाहर क्या हो चुका है, जैसे इस क्रैश ने अपनी आवाज को दबाकर अपने निशान को छुपा लिया हो, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब कमांडोज को आगे बढ़ना था। अब असली मिशन शुरू होता है। 12 सैनिक हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही सबसे पहले सभी गेट्स को एक्सप्लोसिव ब्लास्ट से उड़ा देते हैं, जिससे रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद वे गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचते हैं, अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। सोल्जर्स सतर्क होकर आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि अचानक उन पर AK-47 की गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। ये गोलियां बरसाने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्बू अहमद अल कुवैती था, ओसामा बिन लादेन का सबसे करीबी सहयोगी, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ इसी गेस्ट हाउस में रह रहा था। सोल्जर्स ने बिना वृक्त गंवाए काउंटर अटैक किया। इस अटैक में अब्बू अहमद को गोली लगती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। जैसे ही अब्बू अहमद की बीवी यह देखती है, वह चीखते हुए गेट खोलकर बाहर भागती है। मार दिया उसे। उसकी आवाज में डर और गुस्से का साफ झलक रहा था। यह कदम उसने जानबूझकर उठाया ताकि सोल्जर्स फायरिंग रोक दें और बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे। सोल्जर्स अब्बू अहमद की बीवी को बंदी बना लेते हैं और ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब उन्हें यह भी मालूम हो चुका था कि अंदर मासूम लोग भी हैं, इसलिए उन्हें हर कदम बेहद ही सावधानी से उठाना होगा। आपको बता दूं कि जैसे ही सोल्जर्स ने ओसामा के कंपाउंड में कदम रखा था, पूरे कंपाउंड की लाइट पहले ही बंद कर दी गई थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी। सोल्जर्स के पास नाइट विजन गॉगल्स थे जो अंधेरे को उनके लिए बेअसर बना देते थे, लेकिन लाइट बंद करके उन्होंने इस बिल्डिंग में मौजूद लोगों के लिए हर कदम मुश्किल बना दिया था। हर एक कदम पर सोल्जर्स टीम की आंखों और हथियारों के साथ साथ एक और चीज थी जो उनकी हर हरकत को कैद कर रही थी, एक लाइव कैमरा जो उनके एरमर पर लगा हुआ था। इस कैमरा की फिल्म सीधे व्हाइट हाउस में भेजी जा रही थी, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा खुद अपनी टीम के साथ बैठकर इस मिशन का हर पल, हर सेकंड लाइव देख रहे थे। हर गोली की आवाज, हर कदम की आहट, हर हलचल, सब कुछ बराक ओबामा की नजरों के सामने था। अब जब सोल्जर्स टीम आखिरकार ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के मिशन के आखिरी चरण में थी, तो वे तेजी से मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, सामने अबरार खड़ा था। अबरार, वो शख्स जिसका भाई अब्बू अहमद अभी कुछ पलों पहले गेस्ट हाउस में मार गिराया गया था। ग्राउंड फ्लोर पर अबरार के साथ उसकी बीवी और मासूम बच्चे भी थे। जैसे ही अबरार को सोल्जर्स ने देखा, फायरिंग शुरू कर दी, पर तभी अबरार की बीवी अचानक सामने आ गई। गोलियों की बौछार उसकी तरफ बढ़ रही थी और कुछ ही सेकंडों में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। सोल्जर्स टीम के पास साफ निर्देश थे, इस ऑपरेशन में किसी भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जब उसकी बीवी खुद सामने आकर गोलियों का शिकार बन गई, तो सोल्जर्स टीम के हाथ भी बंधे हुए थे। उसकी बीवी के गिरते ही सोल्जर्स ने अबरार पर भी गोलियों की बौछार कर दी। अबरार ने भी वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर जो बच्चे बचे थे, उन्हें सुरक्षित रूप से गेस्ट हाउस में ले जाया गया। अब सील्स का अगला टारगेट था फर्स्ट फ्लोर। यहां ओसामा का सगा बेटा खालिद मौजूद था। अचानक खालिद की नजर सोल्जर्स पर पड़ी। वो भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया,
सोल्जर्स ने अपनी बंदूकों का निशाना उस पर साधा और मार गिराया। जैसे ही सोल्जर्स दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो ओसामा अपनी बीवी के पीछे छिप गया और फिर एक सोल्जर्स ने ओसामा के सिर में गोली मार दी।